हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम रिसर्च मेथड्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC 005 और आज हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक 2 का यूनिट 2 और टॉपिक है आज का एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसको हम लोग आज डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक ऐसी रिसर्च मेथड है जिसमें हम पहले से हो चुके इवेंट्स या सिचुएशंस को देखकर उनका एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि ये रिसर्च उन चीज़ों के बाद की होती है जो पहले हो चुकी होती है, यानी कि जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में और जानने के लिए हम जब रिसर्च करते हैं तो इस टाइप के रिसर्च को बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और दूसरा स्टूडेंट कम परफॉर्म कर रहा है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहाँ से आया। हो सकता है कि उनके घर का इन्वायरमेंट अलग हो, उनकी पढ़ाई का तरीका अलग हो या कोई और फैक्टर हो। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम ये चीज़ उनके रिजल्ट आने के बाद एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स के। तो ऐसे रिसर्च को जो इवेंट होने के बाद होता है उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें जो है हम इंटरवेंशन नहीं करते हैं, बस एग्जिस्टिंग कंडीशंस को देखते हैं और उनसे कंक्लूजन्स निकालते हैं। ये रिसर्च मेथड मोस्टली तब यूज होती है जब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या फिर एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम ये देखते हैं कि जो इवेंट्स पहले से हो चुके हैं उनके क्या कॉजेस थे या उनका क्या असर पड़ा। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का लिटरल मीनिंग होता है आफ्टर द फैक्ट, यानी कि कोई चीज हो जाने के बाद। रिसर्च का मतलब होता है नए ज्ञान, नए स्किल्स, बिहेवियर्स या वैल्यूज को एक्सप्लोर करना, या जो पहले से जाना गया है उसको दोबारा समझना। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हम उन चीजों को स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक इकोनॉमिक रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी जो है हो गई है। अब हम इस रिसेशन के कॉजेस को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ग्लोबल फैक्टर्स या कंज्यूमर बिहेवियर जो पहले हो चुके थे। तो अब हम लोग बाद में उसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या फर्क है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम चीजों को कंट्रोल करते हैं, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो में हम ऑलरेडी हो चुके इवेंट्स को समझते हैं। तो हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को भी समझेंगे इसमें, इसको डिफाइन करना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे हम लोग। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इसको भी समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चीज अब हम लोग डिटेल में। तो अब हम रिसर्च डिजाइन के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को समझेंगे। सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन और दूसरा है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। दोनों का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है। इस डिजाइन में हम फ्यूचर आउटकम्स यानी जो चीजें आगे होने वाली हैं उन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कॉज को मैनिपुलेट करते हैं और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन, यानी हम लोग फ्यूचर आउटकम्स क्या होने वाले हैं उसको हम लोग रिसर्च करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि स्मोकिंग का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें वो सब्जेक्ट्स को अलग अलग कंडीशंस में स्मोकिंग करने के लिए कहेगा और फिर उनका हेल्थ इंपैक्ट स्टडी करेगा, जैसे उनको कैंसर हो रहा है या नहीं, या उनके लंग्स पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखेगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, इस डिजाइन में हम पास्ट इवेंट्स को देखकर
उन इवेंट्स के कॉजेज को समझने की कोशिश करते हैं, यानी जो चीजें पहले हो चुकी हैं उनका रीजन जानने की कोशिश करते हैं, जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी एक तरीके का रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं कि मान लीजिए एक रिसर्चर ये समझना चाहता है कि कैंसर के कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो वो उन लोगों का पास्ट हिस्ट्री देखेगा, जैसे कि स्मोकिंग, हेरिडिटी, डाइट, इनको एनालाइज करेगा जिनको कैंसर हो चुका है, और उन कॉजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा जो उन लोगों में कैंसर के डेवलपमेंट का रीजन बने। तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिजाइन। इन दोनों रिसर्च डिजाइन का यूज जो है अलग अलग सिचुएशंस में होता है। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च में हम फ्यूचर आउटकम्स पे फोकस करते हैं, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में हम पास्ट को देखते हैं। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों अलग अलग तरह से वैल्यूएबल होते हैं। अब समझते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का कॉन्सेप्ट और मीनिंग। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब है उन चीज़ों को समझना जो पहले हो चुकी हैं, और फिर उन चीज़ों के पीछे के रीजंस को समझना। इसमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी हो गई हैं उनके पीछे क्या कॉजेज हो सकते हैं। हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, बस जो हो चुका है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रिसर्चर ये देखना चाहता है एक बच्चे का बिहेवियर क्यों बदल गया, जैसे कि वो ज़्यादा गुस्सा होने लगा, तो वो देखेगा कि क्या उसके घर का इन्वायरमेंट, स्कूल का स्ट्रेस या उसके दोस्तों का उस पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। तो इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं? हम किसी इवेंट जैसे गुस्सा होना, उसके बाद उसके रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते हैं इसमें, जो हो चुका है उसे देखकर बस समझते हैं उसको। हम जो नेचुरली जो हो चुका है उसका इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं इसमें। लेकिन कुछ कॉशंस हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। ये याद रखें कि अगर दो चीजें एक साथ हो रही हैं तो जरूरी नहीं कि एक दूसरे का कॉज हो। जैसे कि मान लीजिए अगर एक बच्चा गुस्सा हो रहा है और उसके घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घर का इफेक्ट ही इसका रीज़न हो सकता है कोई और चीज़ भी हो रही हो जिसकी वजह से वो गुस्सा हो रहा है। तो अब जो है हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की कुछ खास बातें हैं जो इस रिसर्च मेथड को अलग और यूनिक बनाती हैं। तो सबसे पहले कॉज एंड इफेक्ट, इनका जो कंपैरिजन है। तो ये रिसर्च कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी प्रभाव, इसका कंपैरिजन करती है, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक चीज जो है होने के बाद उसके पीछे क्या रीजंस थे। इसको कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट का एग्जाम में रिजल्ट जो है खराब आता है, तो हम देखते हैं कि क्या उसकी स्टडी हैबिट्स, फैमिली सिचुएशंस या स्कूल का इन्वायरमेंट उसके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर रहा था। ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है कॉज और इफेक्ट का कंपैरिजन करके देखने पे। दूसरा है कंट्रोल ग्रुप का यूज। तो इस रिसर्च में कंपैरिजन के लिए एक कंट्रोल ग्रुप का यूज होता है, यानी हम एक ऐसे ग्रुप को स्टडी करते हैं जो किसी इफेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, जो किसी इफेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, और फिर कंपेयर करते हैं कि दूसरी ग्रुप में क्या डिफरेंसेस आए। जैसे कि अगर हम ये समझना चाहते हैं कि स्मोकिंग से हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम उन लोगों का ग्रुप देखेंगे जो नहीं स्मोक करते, और उन लोगों का ग्रुप देखेंगे जो स्मोक करते हैं, और फिर उनके हेल्थ आउटकम्स को कंपेयर करेंगे। तो इसमें जो है जो स्मोक नहीं करते वो हो गए कंट्रोल ग्रुप। तीसरा जो है नो वेरिएबल मैनिपुलेशन, यानी कि इस रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज नहीं करते, क्योंकि जो इवेंट हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। हम बस एग्जिस्टिंग डेटा को समझने की कोशिश करते हैं इसमें। अगला कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्ट पर ध्यान देना, यानी कि इसका मेन फोकस उन इवेंट्स पे होता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके इफेक्ट्स क्या थे और उनका क्या असर है। जैसे कि अगर एक इकोनॉमिक रिसेशन हो गया है, तो हम ये स्टडी करते हैं कि उस रिसेशन का किस पर कैसे इफेक्ट पड़ा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस लॉसेस एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं, इफेक्ट पर ध्यान देते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कॉज को एनालाइज करना,
तो इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी इवेंट के होने के पीछे क्या कॉजेस हो सकते हैं। ये कॉज और इफेक्ट को एक्सप्लोर करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है कॉज और इफेक्ट का एक्सप्लोरेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मेन गोल होता है कि कॉज यानी कारण और इफेक्ट यानी प्रभाव के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना। हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक कॉज का क्या इफेक्ट हो सकता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को अलग और वैल्यूएबल बनाते हैं। जब हम पहले हो चुकी इवेंट्स के कॉजेस को समझना चाहते हैं तब। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्सेस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो डिफरेंस बताया गया वो है कॉज पर कंट्रोल, यानी जो कारण होता है उस पर कंट्रोल किस तरीके से होता है, इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ रिसर्चर को पूरा कंट्रोल होता है कि वो किस चीज़ को बदलना चाहता है। मतलब अगर कोई चीज़ का इफेक्ट देखना है तो उस चीज़ को चेंज कर सकता है वो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फुल कंट्रोल होता है रिसर्चर के पास। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, इसमें रिसर्चर के पास जो है कंट्रोल नहीं होता। मतलब जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। रिसर्चर सिर्फ पास्ट को देख सकता है और उसको समझने की कोशिश कर सकता है। तो कॉज पे कंट्रोल यहाँ पे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में नहीं होता। दूसरा है रैंडमाइजेशन, यानी सबको बराबर मौका देना। देखते हैं किसमें क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ पे सबको बराबर चांस दिया जाता है। मतलब किसी को भी ऐसे ही सिलेक्ट किया जाता है ताकि रिजल्ट फेयर हो और सबको बराबर का मौका मिले। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, इसमें आप रैंडम सिलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप पास्ट इवेंट्स को देख रहे हैं और उनमें ऑलरेडी कुछ बदला नहीं जा सकता। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में रैंडमाइजेशन नहीं होता है। तीसरा जो है वो है चीज़ों को बदलना, यानी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। किसमें मैनिपुलेशन हो सकता है और किसमें नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, यहाँ आप चीज़ों को बदल सकते हो। जैसे कोई दवा का डोज कम या ज़्यादा करके आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, इसमें जो है आप चीज़ों को बदल नहीं सकते क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है, आप बस उसी को स्टडी करते हो। इसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। इसमें मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स भी नहीं होता। इसका लास्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन, यानी समझना। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आप आसानी से समझ सकते हो कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर क्या इफेक्ट है क्योंकि आप चीज़ों को चेंज कर रहे हैं खुद से। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है, यहाँ थोड़ा मुश्किल होता है समझना क्योंकि आप पास्ट इवेंट्स को देख रहे हैं और कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो एक चीज़ को इफेक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और उनका इफेक्ट देख सकते हो, जबकि एक्स पोस्ट फैक्टो में आप बस पहले से हो चुकी चीज़ों को समझते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझने के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो कॉज और इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें आता है एसोसिएटिव वेरिएशन, यानी कारण और परिणाम का संबंध या रिलेशनशिप। यानी जब एक चीज़ बदलेगी तो दूसरी चीज़ भी बदलेगी। कॉज में कुछ चेंज होगा तो इफेक्ट भी बदलेगा। तो दोनों जो है कॉज और इफेक्ट के बीच में एक क्लियर कनेक्शन होना चाहिए। यह है एसोसिएटिव वेरिएशन। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में एक एसोसिएटिव वेरिएशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, यानी कॉज हमेशा इफेक्ट के पहले या उसके साथ होना चाहिए। कॉज कभी इफेक्ट के बाद नहीं हो सकता। जैसे कि बारिश पहले होगी तभी मिट्टी गीली होगी, ठीक है, इसी तरीके से। थर्ड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेज, यानी दूसरे कारणों की मौजूद ना होना। जब हम कॉज और इफेक्ट को समझते हैं हमें देखना पड़ता है कि कोई चीज़ तो नहीं है जो इफेक्ट को अफेक्ट कर रही है। सिर्फ वही कारण होना चाहिए जो असली रीज़न हो। तो अब जो है इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें ये कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लीजिए एक स्कूल में स्टूडेंट्स की हेल्थ जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई से, खराब हो रही है और आपको पता करना है कि इसका कारण यानी एक्स क्या है। तो स्टूडेंट की हेल्थ जो है वाई है और इसका कारण जो है एक्स है। तो सबसे पहले एसोसिएटिव वेरिएशन यानी रिलेशनशिप।
तो आपने देखा कि जब भी स्कूल कैंटीन का खाना स्टूडेंट्स खाते हैं तो उनकी हेल्थ यानी वाई खराब होती है। यानी खाना और हेल्थ के बीच का एक कनेक्शन है। तो खाना हो गया एक्स और स्टूडेंट की हेल्थ हो गई वाई। तो एक्स और वाई यानी खाना और हेल्थ के बीच में एक कनेक्शन है, ये आपकी समझ में आ गया। अगला है सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, यानी खाना खाने के बाद ही हेल्थ खराब होती है, पहले नहीं। मतलब खाना पहले हो रहा है और हेल्थ उसके बाद खराब होती है। ये हो गया सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। थर्ड पॉइंट है एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेस। तो आपने क्या किया, चेक किया कि कोई और कारण तो नहीं है इसके पीछे, जैसे कि बच्चा जो है घर से ही बीमार आया हो, या फिर वेदर चेंज की वजह से कुछ बदलाव आया हो उसके अंदर। तो ये सब रीजंस तो नहीं है, सिर्फ कैंटीन का खाना ही रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, या फिर कुछ और भी है। तो ये एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेस आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको समझने में मदद करेंगे कि किसी चीज़ के होने के पीछे का असली कारण क्या हो सकता है। कॉज और इफेक्ट के बीच के कारण और रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करेंगे। अब जो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, यानी समस्या का पता लगाना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किस प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहते हैं। मतलब आपको सोचना होगा कि कौन सा इशू या चीज़ आपको समझना है। जैसे अगर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है लिटरेचर रिव्यू, यानी कि पहले की जो रिसर्च है उसको स्टडी करना। तो इस स्टेप में आपको देखना पड़ता है कि दूसरे लोग इस प्रॉब्लम के बारे में पहले से क्या लिख चुके हैं। इससे आपको बेहतर समझ मिलेगी कि आपकी प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में जा रही है और आपको किस तरह के कॉजेस का प्रिडिक्शन करना है। लिटरेचर रिव्यू के बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि एक अनुमान लगाएंगे। अब आपको सोचना है कि इस प्रॉब्लम का क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है। जैसे अगर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है तो शायद उनका अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, या स्टडी का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। ये आपका हाइपोथेसिस यानी एजम्पशन होता है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करते हैं, रिसर्च अप्रोच डिज़ाइन करते हैं, यानी डायरेक्शन दिशा तय करते हैं। आपको डिसाइड करना है कि कैसे रिसर्च आप करेंगे। आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से स्टूडेंट्स को सैंपल के लिए चुनना है, कौन से टूल्स मेथड्स यूज़ करने हैं आपको, और किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये सब रिसर्च डिज़ाइन में आता है। ये रिसर्च डिज़ाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं। तो वैलिडिटी चेक वाले स्टेप में क्या होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी रिसर्च कितनी रिलायबल है। मतलब जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं क्या वो सच है, क्या किसी और फैक्टर का असर तो नहीं हो रहा। ये सब आप चेक करते हैं वैलिडिटी में। उसके बाद आप क्या करते हैं, कंक्लूजन इंटरप्रेट करते हैं। जब आप रिसर्च कंप्लीट करेंगे तो आप अपनी फाइंडिंग्स को एनालाइज करेंगे, यानी आप समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो ये थे सारे स्टेप्स एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के। इसके अलावा जैकब्स एट एल ने 1992 में कुछ स्टेप्स दिए थे, वो कुछ इस तरीके से हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम, स्टेट द प्रॉब्लम, यानी वही सेम प्रॉब्लम को डिफाइन करना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने रिसर्च का प्रॉब्लम क्लियर तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा स्टेप इसमें होता है डिटरमिन द ग्रुप, यानी इसमें दो ग्रुप चुनना होता है। आपको दो ग्रुप सेलेक्ट करने होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ में अलग हों। जैसे कि एक ग्रुप हो सकता है जो हाई अचीवर्स हैं और दूसरा ग्रुप लो अचीवर्स का हो सकता है। ये ग्रुप्स आपके रिसर्च का बेस बनेंगे। तो इसमें ये चीज़ अलग हो गई कि आपको ग्रुप बनाने पड़ते हैं। ग्रुप बनाने के बाद थर्ड स्टेप होता है आप डेटा कलेक्ट करते हैं। अब आपको डेटा कलेक्ट करना होता है जो आपके रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आप इंटरव्यू से, क्वेश्चनर से या और भी मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद इंटरप्रेट फाइंडिंग्स, यानी रिजल्ट को एनालाइज करना। ये लास्ट स्टेप है जैकब एट एल 1992 का जो स्टेप्स हैं उसमें। तो जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तब आप उसको एनालाइज करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो हाइपोथेसिस यानी कि गेस आपका था उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो ये था जैकब्स एट एल के कुछ स्टेप्स। अब है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। इसको समझते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेस है।
तो सबसे पहले स्ट्रेंथ समझते हैं क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला बिहेवियरल स्टडीज़ के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते तब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बहुत यूज़फुल होता है। जैसे अगर आपको जानना है कि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स उनके फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड है या नहीं, तो आप इस रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इसका स्ट्रेंथ है वो है इफेक्ट के बेसिस पर कॉज को समझना। तो इस रिसर्च में हम पहले इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके पीछे के कॉजेज को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ज़्यादा यूजफुल हो सकता है क्योंकि आपको इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं यहाँ पे और उनका एनालिसिस करना होता है। थर्ड जो इसका स्ट्रेंथ है वो है टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट है ये। तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम और पैसे नहीं लगते क्योंकि आपको नए एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है एग्जिस्टिंग डेटा का एनालिसिस करते हैं बस। लास्ट जो इसका स्ट्रेंथ इसमें बताया गया वो है पर्सनल इंसाइट्स के बेसिस पर कंक्लूजन, यानी रिसर्चर्स अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस और इंसाइट से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस रिसर्च को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये तो हो गए इसके स्ट्रेंथ्स। वीकनेस क्या है इसके? सबसे पहले है वेरिएबल्स को कंट्रोल आप इसमें नहीं कर सकते। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आपके पास वेरिएबल्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए कॉज और इफेक्ट का रिलेशन क्लियर नहीं हो पाता इसमें ईजिली, क्योंकि आपको किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने का ऑप्शन इसमें होता ही नहीं है। तो ये तो हो गया पहला वीकनेस इसका। दूसरा है रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता इसमें। आप सब्जेक्ट्स को रैंडमली अलग ग्रुप्स में असाइन नहीं कर सकते, इससे रिसर्च बायस्ड हो सकती है क्योंकि आपको पता नहीं होता कि सब्जेक्ट्स किस बैकग्राउंड या कंडीशन से आते हैं। थर्ड जो वीकनेस है वो क्लियर एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ही मुश्किल होता है। जब आप कॉज और इफेक्ट के बीच के रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं तो ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि कई अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला टॉपिक है पोस्ट हॉक फैलेसी, यानी कि गलत समझ। पोस्ट हॉक फैलेसी तब होती है जब हम गलती से ये समझ लेते हैं कि अगर दो चीज़ें एक साथ हो गई हैं तो एक चीज़ दूसरी का कॉज है। मतलब अगर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बाद होती है तो हम सोच लेते हैं कि पहली चीज़ ने दूसरी चीज़ को बनाया, उसकी वजह से वो चीज़ हुई। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए एक लड़का हर एग्जाम के बाद एक नई पेन खरीदता है। उसने देखा कि जब भी नई पेन खरीदी उसका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया। अब वो सोचता है मुझे नई पेन ही खरीदनी चाहिए, तभी मेरा रिजल्ट अच्छा होता है। अब इसमें रियलिटी क्या है? ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी की हो या फिर कोई और चीज़ हो जो उसका रिजल्ट इम्प्रूव कर रही हो। पेन का खरीदना उसका डायरेक्ट रीज़न नहीं हो सकता। तो इसमें पोस्ट हॉक फैलेसी क्या होगी? ये गलत सोच कि नई पेन लेने से ही रिजल्ट अच्छा आता है, यही है पोस्ट हॉक फैलेसी इस एग्जाम्पल में। यानी हम सिर्फ इसलिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ का कॉज समझ लेते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं या हो गई हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बस इसलिए कि कोई चीज़ एक दूसरे के बाद होती हैं, हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि पहली चीज़ ने दूसरी चीज़ को कॉज किया है। ये पोस्ट हॉक फैलेसी होती है, यानी गलत समझ। तो ये था हमारा आज का वीडियो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, अगर आपको इसके क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX मॉन्क। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।